हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूँ बेटा वो ईथर आज से स्टार्ट होना है। तो इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपका एल्कोहल कंप्लीट करा चुका हूँ और एल्कोहल के बाद बेटा आपका फिनॉल भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है बेटा ईथर। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करें हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ईथर। अगर किसी बच्चे ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो कर लो, ताकि जितना भी सिलेबस अगर आप कवर करना चाहते हैं किसी भी बोर्ड का तो फिर आप इस लेक्चर से मेरे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आज का जो बेटा टॉपिक स्टार्ट होना है वो बेटा मेरे पास ईथर है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई कि ईथर हमारे पास होता क्या है और बेटा ईथर की पहचान क्या है। मतलब ठीक है, जैसे किसी की भी होगी तो अपनी एक पहचान होती है कि हाँ भाई ये मेरे पास ये टीचर है, ये मेरे पास पंडित जी हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, इसी तरह से आपकी ईथर की बेटा पहचान क्या होती है। तो ईथर के लिए हमारे पास आपको एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और बेटा इसके अगल बगल आपको 2 R देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर इस तरह का लिखा है जिसके सेंटर में बेटा आपका ऑक्सीजन आता है और अगल बगल बेटा आपके एल्काइल ग्रुप लिखे होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हमने अपने केमिस्ट्री में बेटा क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो ईथर्स हैं अगर इनका मैं क्लासिफिकेशन करूं तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बेटा मेरे पास होता है सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और दूसरा मेरे पास बच्चा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, दूसरा मेरे पास बच्चा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों में का डिफरेंस क्या होता है देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, ईथर आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन लगा हो और अगल बगल बेटा 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो उसे मैं ईथर बोलूंगा। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ईथर्स में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसके अगल बगल के जो R होंगे बेटा वो सिमिलर होंगे। मतलब अगर ये ग्रुप आपका मिथाइल लगा है, ठीक है ना, तो बेटा ये वाला ग्रुप भी आपका क्या लगेगा, मिथाइल लगेगा। ठीक है, अगर ये ग्रुप इथाइल लगा है बेटा तो ये वाला ग्रुप भी क्या लगेगा, इथाइल। दोनों को मैंने R लिखा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर CH3OCH3, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ईथर मैंने लिखा है इसमें ऑक्सीजन के अगल बगल के जो बेटा ग्रुप है वो बेटा सिमिलर है, इस वजह से ये सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बेटा C2H5, यहाँ O कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ C2H5। तो आप देख सकते हैं ये जो ईथर बना है मेरे पास ये भी मेरे पास सिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल है। तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर अनसिमेट्रिकल में क्या लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा उसके इधर मैंने R लगा दिया मगर इधर मैं R' लगा दूंगा। ठीक है, मतलब दोनों R मैं डिफरेंट कर दूंगा। मतलब अगर इधर मैंने R लगाया है बेटा तो उधर मैं क्या करने वाला हूँ, R'। मतलब अगर ऑक्सीजन के अगल बगल के दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट लगे हैं तो उसे मैं नाम देता हूँ अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, इस जगह लिख दिया मैंने CH3, यहाँ कर दिया O और यहाँ मैंने कर दिया C2H5। तो आप देख सकते हैं इस वाले ईथर में ऑक्सीजन के इधर तो मिथाइल लगा है मगर बेटा उधर इथाइल लगा है। या मैंने ऐसे कर दिया C2H5 फिर यहाँ O कर दिया, इधर मैंने प्रोपाइल लगा लिया C3H7। तो ये जो नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल ईथर के हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हमारे पास जो सर ईथर हैं उनका सर नॉमेनक्लेचर क्या है। मतलब मेरे पास जो ईथर है उनको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है। वैसे तो नॉमेनक्लेचर के मेरे 11th के लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल IUPAC आपकी 11th लेवल की पड़ी हुई है। ठीक है ना, अब यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इंटर लेवल में कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर क्या है फॉर द ईथर। मतलब ईथर के लिए हमारे पास नाम तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई 2 प्रकार के हम लोग नाम का इस्तेमाल करते हैं बेटा। एक होता है कॉमन नेम, पहला मेरे पास हो गया कॉमन नेम, पहला हो गया, और दूसरा मेरे पास IUPAC नेम है या IUPAC नेम है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास 2 नाम है। ठीक है, कॉमन नेम में क्या होगा कि जो भी आपका एल्किल अगल बगल लगा है आप उसी नाम से उसको पुकारेंगे। ठीक है, मगर इस बात में आप थोड़ा अल्फ़ाबेट का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर दोनों सिमिलर लगे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा CH3OCH3, देखो दोनों यहाँ सिमिलर लगे हैं तो दोनों को मैं एक साथ में ही बोलूँगा। जैसे 2 मेथिल है तो मैं यहाँ बोल दूंगा डाई
और डाई के बाद बोलूँगा मेथिल और फिर बोल दूंगा यहाँ पर ईथर। ठीक है, अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है C2H5 OC2H5, देखो अभी भी दोनों इथाइल लगे हैं, तो मैं बोलूँगा डाई इथाइल और फिर क्या बोल दूंगा ईथर। मगर अगर मेरे पास दोनों ग्रुप डिफरेंट लग गए, फॉर एग्जांपल CH3OC2H5, तो अब बेटा इसमें से पहले किसका नाम बुलाओगे? जिसका अल्फ़ाबेट में ऑर्डर पहले आता होगा बेटा, आप उसका नाम पहले बुलाएंगे। जैसे इथाइल में आप देखेंगे तो ई आता है और मिथाइल में बेटा एम आता है, तो ABCDE, तो इथाइल पहले लिखिएगा, मतलब पहले आप लिखेंगे इथाइल, फिर आप लिखेंगे यहाँ मिथाइल और फिर आप यहाँ लिख देंगे ईथर। तो ये तो बेटा इनका कॉमन नेम वाला हो गया, जो काफ़ी आसान था। अब IUPAC वाले में क्या होगा, अगर मैं ईथर का जनरलाइज फॉर्म लिख दूँ ROR, तो इसमें क्या है कि आप करेंगे क्या कि आप देखेंगे कि दोनों तरफ में किसमें कार्बन ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे आप उसकी चेन बना लेंगे, यानी कुल मिला के जिस कार्बन में जिसमें चेन, अगर दोनों में कार्बन बराबर हैं तो आप किसी की भी चेन बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा इस वाले में कार्बन ज़्यादा है, तो ठीक है, अगर इस वाले में कार्बन ज़्यादा है तो आप इसकी चेन बनाएंगे और इसके लिए लास्ट में आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे एन। ठीक है, ओवरऑल एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। जिसकी आप चेन बनाएंगे, चेन किसकी आप बनाएंगे? जिसमें बेटा कार्बन ज़्यादा होंगे। अगर दोनों तरफ कार्बन बराबर हैं तो किसी की भी चेन बना लीजिए। अगर इसमें कार्बन कम है बेटा तो इसे हम एल्कोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कोक्सी। तो जो भी एल्किल लगा होगा, जैसे मान लो एक कार्बन का एल्किल है तो मेरे पास मेथॉक्सी हो जाएगा बेटा, अगर दो कार्बन का एल्किल है तो बेटा मेरा एथॉक्सी हो जाएगा। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल CH3OCH3। अब देखो यहाँ पर भी इधर चेन बनाओगे तब भी एक कार्बन की आएगी, इधर बनाओगे तब भी एक कार्बन की आएगी। तो मैंने मान लो इसकी चेन बना ली कार्बन की, भाई दोनों तरफ की चेन बराबर है। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथॉक्सी हो जाएगा। इसका नाम बच्चा क्या हो गया? मेथॉक्सी। और बेटा इसमें एन मैंने कहा लगाने के लिए, एक कार्बन का तो मेथ, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। तो इसका जो IUPAC नाम है बेटा वो क्या है? मेथॉक्सी मेथेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं ले लेता हूँ C2H5OC2H5, मैंने ऐसे कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी दो की चेन है, यहाँ पर भी दो, किसी को चेन बना लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको चेन बना लिया। ठीक, तो जिसको चेन आप बना लोगे ना उसमें आप एल्केन जोड़ेंगे और जिसमें ऑक्सीजन जाएगा उसको आप एल्कोक्सी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताइए दो कार्बन का एल्कोक्सी क्या बनेगा? एथॉक्सी। मतलब इसके लिए जो वर्ड आएगा वो बेटा एथॉक्सी हो जाएगा और इसके लिए जो वर्ड आएगा वो बेटा क्या हो जाएगा? एथेन। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं क्या ऐसा एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ के नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो मैंने कहा भाई जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे आप बेटा उसी की चेन यहाँ पर आप तैयार करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर CH3O और ये मैंने CH2CH3 कर दिया। देखो एक तरफ मैंने मेथिल रखा है और एक तरफ बेटा मैंने एथिल रखा है, तो आप देख सकते हैं दोनों में कार्बन में डिफरेंस है। तो चेन आप पहले बड़ी छांट लीजिए कौन सी है, तो मैंने ये चेन बड़ी छांट ली, तो आप इसमें तो एल्केन चिपका देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा ये मेरे पास बड़ी चेन है तो इसमें तो आप एल्केन चिपकाएंगे। अब उधर साइड जो पोर्शन बचता है उसको मैं एल्कोक्सी बोलता हूँ। एक कार्बन का बेटा क्या होगा? मेथॉक्सी। तो मेरे पास हो जाएगा मेथॉक्सी और मेथॉक्सी के साथ मैं बोल देता हूँ एथेन। आप चाहें तो यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये 1 है ये 2 है। जैसे जस्ट लाइक आप अल्कोहल में करते हैं तो आप इसको जस्ट लाइक OH मान लें। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 मेथॉक्सी। फिलहाल इसमें कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि ये OCH3 इधर लगे चाहे उधर लगे दोनों में ही 1 मेथॉक्सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास ये लिखा है मान लो CH3O, ये हो गया बच्चा CH2, ये हो गया बच्चा CH2, ये हो गया बच्चा CH3। ठीक है, अब तो देखो यहाँ मैंने चेन बनाई 3 की। ठीक है, अब चूंकि 3 की आ गई तो ये मेथॉक्सी ग्रुप बेटा किनारे भी लग सकता था और बेटा बीच में भी लग सकता था ना, तो यहाँ नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। अब आप देखेंगे तो जो मेथॉक्सी ग्रुप लगा है बेटा 1 नंबर पे है। तो ठीक है, तो 1 के बाद बेटा क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और 3 की आपने चेन बनाई है तो मेरे पास हो गया प्रोपेन। तो उम्मीद है ये आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा ईथर का, कि बेटा ईथर का हम लोग IUPAC कैसे करते हैं। तो दो प्रकार के मेरे पास नॉमेनक्लेचर हैं, एक बेटा कॉमन नेम हो गया और दूसरा मेरे पास हो गया IUPAC। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म मैं इसकी नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे आता हूँ अपने ईथर्स के
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। आज हमारा जो लेक्चर है मेरे पास ईथर के जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ईथर के जो लेक्चर्स हैं ना बेटा, इसमें आज हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो देखो हेडिंग डाल दीजिए, आप सीधे MOP लिख दिया करिए, ठीक है। अब ईथर बनाने के मेथड्स हमारे पास 4-5 ईथर बनाने के मेथड्स हैं, उनको आज देखते हैं किस तरह से मेरे पास ईथर बनता है, ठीक है। तो बेटा ईथर बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये बहुत फेमस है, कंपटीशन में भी खूब आता है बेटा, और बेटा बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले मैं इसका जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा, फिर इसके आगे थोड़ा सा डीपली जाना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर ये कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेटा ईथर बनाने के लिए मैं कंपाउंड लेता हूँ RONA, ठीक है। इस कंपाउंड को बच्चा बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। होगा क्या कि Na है तो Na पे होता है बेटा प्लस, और O पे चूंकि होता है माइनस, तो एल्किल पे O माइनस लगा है, ठीक है ना। तो बेटा एल्किल पे O माइनस मतलब एल्कोक्साइड, ठीक है। मैं लेता हूँ सोडियम एल्कोक्साइड और रिएक्शन कराता हूँ बेटा एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। आपको कोई ना कोई RX लेना है। अगर आपने एल्किल हैलाइड्स के मेरे लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो आप भैया प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बेटा सारे के सारे लेक्चर उसमें पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हेलो एल्केन्स मेरा हो गया, हेलो एरीन्स हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, उसके बाद मेरा जो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 1 शॉट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर भी मैंने डाल रखे हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या कि इसको मैं जब RX दूंगा तो X चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, X को बाहर कर देगा, ठीक है। तो RO पे R जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROR, ये तो बेटा ईथर बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा NaX, ठीक है। अब ये तो मेरे पास जनरलाइज रिएक्शन हो गई कि अगर मैं सोडियम एल्कोक्साइड लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं क्या लेता हूँ सोडियम एल्कोक्साइड लेता हूँ और बेटा उसकी रिएक्शन कराता हूँ अपने एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, तो मेरे पास जो बनेगा बेटा वो ईथर बनेगा। अब हमारे पास होता क्या है कि इस रिएक्शन में कभी कभी ये जो RO माइनस है ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस बनने की वजह से ये इस एल्किल हैलाइड का कर देता है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है, और उससे रिजल्ट ईथर आने की बजाय बेटा एल्कीन रिजल्ट आ जाता है। मतलब इस बात को बहुत विशेष ध्यान देने वाला है कि इस रिएक्शन में अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो ईथर तो आप एक किनारे कर दो, आपका बन जाएगा एल्कीन। तो कब कब क्या होगा वो बताता हूँ, आप जरा इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस केस में विलियमसन होगा बेटा और किस केस में मेरा हो जाएगा एलिमिनेशन। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर RX में जो R है अगर ये 1 डिग्री का है, चाहे 1 डिग्री का कुछ भी हो, फिर ये बेस कुछ भी आ जाए, ये हमेशा विलियमसन सिंथेसिस देता है। मगर अगर ये R बेटा या 2 डिग्री का हो जाए या बेटा 3rd डिग्री का हो जाए तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन ही होगा। मतलब अगर आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है तो सीधी सी बात है आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ क्राउडिंग कम होगी। अगर ये हायर डिग्री का हुआ तो बेटा वहाँ क्राउडिंग बढ़ जाएगी, और जब बच्चा क्राउडिंग बढ़ेगी तो वहाँ पर एलिमिनेशन फास्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास ये 1 डिग्री का हो तो हमेशा होगा विलियमसन। अगर ये 2 डिग्री या 3rd डिग्री का कुछ भी हो गया, बेस आप कुछ भी लेते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 या 3rd डिग्री का हो गया तो छोटा मोटा बेस भी अगर आएगा ना तो भी वो बेटा वो क्या देगा, एलिमिनेशन देगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल बेटा इसके कर लेते हैं। इस मेथड में बता दूं कि इस मेथड में बेटा सिमेट्रिकल ईथर भी बनते हैं और साथ में बेटा क्या बनते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिया, सपोज करो CH3O माइनस Na+ सोडियम मेथॉक्साइड और CH3Cl, तो सीधी सी बात है, तो सिंपल मेथिल है 1 डिग्री का। मैं अभी केवल विलियमसन के एग्जाम्पल लिखूंगा क्योंकि मेरे को एलिमिनेशन नहीं कराना है, ईथर बनाना है। तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर, ठीक।
और बाकी आप NaCl निकाल दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3ONa प्लस C2H5Br कर लेता हूँ, अभी भी ये 1 डिग्री का ही है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br को बाहर कर देगा, तो ये बचा बन जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। ठीक, अगर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, जैसे मैंने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया बेटा, ये एल्किल मैंने बड़ा कर लिया, ये बेटा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, और यहाँ मैंने ले लिया CH3Cl। कुछ भी हो जाए यहाँ पर बेटा विलियमसन ही होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर निकल जाएगा। मतलब क्या बनेगा, C पे यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इधर बेटा हो जाएगा O, इधर हो जाएगा CH3। हाँ, अगर इधर आपने 3rd डिग्री कर दिया और इधर मेथॉक्साइड कर दिया तो वहाँ बेटा विलियमसन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो उम्मीद है ये आपको ईथर बनाने का पहला मेथड जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मेथड मैंने हेलो एल्केन्स में भी ऑलरेडी बता रखा है। अब जो मेरा दूसरा मेथड है वो मेरे पास है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक, तो बेटा अगर मैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराता हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे तब आप नोट करेंगे। अगर बेटा मैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराता हूँ लगभग 420 केल्विन टेम्परेचर पे, और एल्कोहल को मैं एक्सेस रखता हूँ ज़्यादा मात्रा में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो बेटा वहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, मगर 2 मॉलिक्यूल के बीच होगा, और बेटा मेरा ईथर बनेगा। जैसे मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, एक मॉलिक्यूल इसका मैंने ऑल लिया OH CH2, मगर उल्टा लिख लिया, और इसको दिया मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर लगभग 420 केल्विन के आसपास रखना है। ठीक, तो अगर इस टेम्परेचर पे है H2SO4 आप दे रहे हैं, और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अगर 2 डिग्री या 3rd डिग्री अल्कोहल हुआ तो उस केस में H+ जब यहाँ अटैक करेगा तो उसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कार्बोकैटायन अगर बन गया, ठीक, तो यहाँ एलिमिनेशन की रिएक्शन भी हो सकती है। तो अगर आपको यहाँ पर लेना है इस लैब मेथड में, ये इसका लैब मेथड भी होता है बेटा ईथर बनाने का, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा इस तरह से, और दोनों इथाइल O के साथ जुड़ जाएंगे, तो C2H5O C2H5 प्लस आपका निकल जाएगा वाटर। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, टेम्परेचर बेटा इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एक ही मॉलिक्यूल से एलिमिनेशन हो सकता है, तो उस स्थिति में बेटा एल्कीन बन सकता है। दूसरा, आप प्राइमरी अल्कोहल के अलावा दूसरा अगर अल्कोहल लेते हैं, आपने कहा मैं 3rd डिग्री अल्कोहल लूँगा, ले लीजिए, तो H+ जाके उसके OH पे अटैक करेगा और वाटर तुरंत निकाल के बना देगा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर वहाँ कार्बोकैटायन बन गया तो ये जस्ट लाइक ए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में बेटा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये आपको एल्कोहल में सिखाया गया था। तो अगर आपके पास इथाइल जो भी है एल्कोहल 1 डिग्री का लेना है, इस एसिड के साथ लेना है, और 420 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन हमारे पास बेटा एक और होती, तो उसको भी मैं साथ में बता देता हूँ कि अगर एल्कोहल को मैं एल्यूमिना साथ हीट करता हूँ, ठीक है, एल्यूमिना साथ हीट करता हूँ, Al2O3 भी डिहाइड्रेटेड गैस, मगर यहाँ का लगभग 500 केल्विन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक, मतलब यही रिएक्शन है, हो सकता है बाई चांस ना इससे पूछ के वो इससे पूछ दे। ये भी बेटा आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर निकाल देगा, और बेटा यहाँ से भी आपका ईथर बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3। तो ये जो 2 मेथड हैं, ये दोनों ही के दोनों आपके लैब मेथड में आपके काउंट होते हैं। तो ये मेरा सेकंड मेथड था आपके ईथर बनाने का। अब मेरे पास एक 3rd ईथर बनाने का बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक, फ्रॉम डाईएजोमेथेन। बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा टफ लगता है ये बताना। तो मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्रॉम डाईएजोमेथेन। देखते हैं बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको अच्छी तरह से बेटा मेथेन का फॉर्मूला पता होगा। मेथेन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसके 2 H हटा करके अगर मैं वहाँ पर नाइट्रोजन गैस लगा देता हूँ, ठीक, अगर मैं इसके 2 H हटाता हूँ
और वहाँ पर लगाता हूँ नाइट्रोजन गैस, मतलब सेंस ये है CH2N2, तो इसका नाम बेटा होता है डाइजोमेथेन। किसी भी अल्कोहल को अगर आप डाइएजोमेथेन के साथ हीट करेंगे या फिर लाइट देंगे तो यहाँ से बेटा N2 गैस निकल जाएगी। मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास अल्कोहल है और ये मेरे पास CH2N2, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो N2 तो निकल लेगी अपने रास्ते और ये CH2 जाके इस H पे जाके जुड़ जाएगा। यहाँ बेटा इस रिएक्शन में कार्बीन बनता है। क्या बनता है बेटा? कार्बीन, डाइहाइड्रोकार्बीन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट। तो फाइनली R बनेगा RO। जब ये CH2 यहाँ जोड़ोगे ना बेटा तो ये बन जाएगा CH3। इस प्रोसेस में भी हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेथिल अल्कोहल और इसको दिया मैंने डाइजोमेथेन, हीट कर दिया मैंने, CH2 जाके चिपक जाएगा। यहाँ क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ क्या बनेगा बेटा? CH3OCH3। आप देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर बन गया। मगर अगर इधर मैं एथिल अल्कोहल ले लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लेंगे CH2N2, ये फिर जाके जुड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या बनेगा? C2H5OCH3। आप देख सकते हैं कि ये जो ईथर बना है बेटा वो कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो ये मेरे पास थर्ड मेथड था कि डाइएजोमेथेन से भी बेटा हम लोग ईथर बना सकते हैं। अब फोर्थ और लास्ट मेथड मेरे पास है, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड लेके चलें, ठीक, एल्किल हैलाइड, और उसको बेटा सिल्वर के ऑक्साइड, ये जो मेथड बता रहा हूँ ये बेटा आजकल कंपटीशन लेवल के लिए बहुत फेमस हो गया क्योंकि अनजान से रिएक्शन थी जो पेपर में बेटा आने लगी है। तो फोर्थ नंबर पे मेरे पास क्या है? फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी RX से बनाना है विद सिल्वर ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है Ag2। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा। CH3CH2 आयोडीन ले लेता हूँ। इसका नाम पता है आपको अच्छी तरह से, एथिल आयोडाइड नाम होता है इसका। इसका एक मॉलिक्यूल और लूँगा CH3CH2I, क्योंकि यहाँ सिल्वर 2 हैं तो ये Ag2O है। सिल्वर और हेलोजन, इनकी बेटा पटरी आपस में बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक, सिल्वर हो और बेटा उसके साथ हेलोजन हो, इन दोनों की पटरी बेटा आपस में बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत मैच करती है। तो सिल्वर हमेशा हेलोजन को अपने साथ लेके जाएगा। मतलब ये जो Ag है यहाँ से आयोडीन को धीमे धीमे अपनी तरफ खींच लेगा। मैंने 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ Ag2 है। फाइनली 2AgI बन जाएगा। और आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन भी बेचारा अकेला रह गया और इनकी वैलेंसी के कम हो गया, तो इन दोनों के बीच जा कर के आप ऑक्सीजन को सेट कर देंगे। ठीक, मगर इस मेथड में आप ध्यान रखें, ठीक, कि दोनों प्रकार के ईथर आप बना सकते हैं, मगर उसमें खिचड़ी बनने की संभावना है। अगर आपने ये एथिल और ये मेथिल कर लिया तो बेटा एथिल मेथिल ईथर भी बन सकता है, मगर वहाँ पर एथिल एथिल ईथर भी बन सकता है और मेथिल मेथिल भी बन सकता है। तो अगर प्योर बनाना है तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप दोनों ग्रुप क्या रखें? सेम रखें। तो उम्मीद है आपको यह आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने आज ईथर के बारे में सीख लिया। ईथर क्या होता है उसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीख लिया, उसका बेटा हम लोगों ने कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग सीख लिया और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीख लेंगे हम लोग बेटा? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसी के साथ आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर किसी बच्चे को कमेंट में कुछ लिख के भेजना है तो लिख के भेज सकता है कि मेरे को सर ये पढ़ना है, तो मैं टॉपिक का लेक्चर लगा दूंगा। फिलहाल ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।